गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसे कि आप मेरे से परिचित हैं, और जो रतनगढ़ का जो बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसमें बच्चों, आपको जैसा पता है कि आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 9 में आपको सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करा रहा हूँ। नोट्स के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान बताई जा रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, समाजवादी समाज का निर्माण। किस प्रकार 1918 से लेकर 1920 तक रूस में गृह युद्ध की स्थिति हुई, और किस प्रकार गृह युद्ध के बाद यूएसएसआर, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, सोवियत संघ का निर्माण हुआ, और किस प्रकार बोल्शेविकों ने सामाजिक आर्थिक राजनीति क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए, किस प्रकार बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। जो हमारा मूल टॉपिक है बच्चों, वो आज का समाजवादी समाज के निर्माण से संबंधित है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, 1918 से लेकर 1920 तक रूस में गृह युद्ध की स्थिति रही थी। रूस है वो गृह युद्ध से जूझ रहा था। रूस में गृह युद्ध शुरू हो गया था। तो जब बोल्शेविक पार्टी और उसके नेता लेनिन ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया, तो इससे रूसी सेना है वो टूटने लग गई थी। रूसी सेना का विभाजन हो गया था, क्योंकि ज़्यादातर सिपाही थे वो किसान थे, ज़्यादातर सिपाही थे वो कृषक थे। वे खुद जो किसान थे या कृषक थे, वे खुद भूमि पुनर्वितरण कार्यक्रम में भाग लेना चाहते थे। इसके लिए वो अपना गांव लौटना चाहते थे, और गांव लौटकर जो भूमि पुनर्वितरण के तहत उन्हें जो जमीन का आवंटन करना हो रहा है या चाह रहा है, या उनको आवंटन हो रहा है, वो उसका लाभ चाहते थे, वो लाभ उठाना चाहते थे। तो जैसा आपको पता है, बोल्शेविकों ने भूमि के पुनर्वितरण का काम को शुरू कर दिया था, जिसके तहत ज़्यादातर सिपाही थे वो किसान थे। वे भूमि पुनर्वितरण कार्यक्रम के तहत घर लौटना चाहती थी। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी सेना छोड़ने लग गए थे। गैर बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादी और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की थी। चाहे गैर बोल्शेविक थे, जो बोल्शेविकों से अलग थे, जो समाजवादी थे, उदारवादी थे, और जो राजशाही के समर्थक थे, जो गैर बोल्शेविक, समाजवादी, उदारवादी और राजतंत्र के समर्थक थे, उन्होंने बोल्शेविक क्रांति की निंदा की थी, बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की थी। उनका मानना था कि इससे रूस में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो एक तरीके से गृह युद्ध है वो रूस में छिड़ गया। 1918 से लेकर 1920 तक का काल था वो रूस के इतिहास में, जिसे हम गृह युद्ध का काल कहते हैं। गृह युद्ध था वो रूस में छिड़ गया था। गृह युद्ध की स्थिति है वो रूस में पैदा हो गई थी। गृह युद्ध है वो गंभीर अवस्था में पहुंच गया था। तो जैसा आपको बताया बच्चों, इस प्रकार रूस में बोल्शेविक विद्रोह की निंदा हुई। जो उदारवादी थे, राजशाही के समर्थक थे, वो दक्षिण रूस में इकट्ठा हो गए थे, और उन्होंने बोल्शेविक पार्टी की जो ड्रेस थी उसे हम रेड्स कहते हैं। जो बोल्शेविक दल की जो वेशभूषा थी बच्चों, वो रेड्स कहलाती है। रेड्स थी उनकी वेशभूषा। जो बोल्शेविक दल की जो वेशभूषा थी बच्चों, वो रेड्स थी। वो रेड वेशभूषा पहनते थे। तो रेड्स के विरुद्ध बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे थे। 1918 से 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में सामाजिक क्रांतिकारियों, 1918 से लेकर 1919 तक रूस साम्राज्य के अधिकतर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, जिसे हम ग्रीन्स कहते हैं, और जार समर्थक थे जिन्हें व्हाइट्स कहते हैं, का नियंत्रण रहा। 1918 और 1919 में जो रूस के जो ज़्यादातर क्षेत्र थे उसमें जो समाजवादी ग्रीन्स और जो जार समर्थक थे जिन्हें हम व्हाइट्स कहते हैं, उन्हीं का नियंत्रण रहा।
और उनका बोल्शेविक पार्टी के साथ लगातार संघर्ष चलता रहा था। गृह युद्ध की स्थिति थी 1918, 1919, 1920 में रही। बोल्शेविक उस समय तक ज़्यादा सफल नहीं थे, लेकिन बाद में ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके कारण बोल्शेविकों का समर्थन वो लगातार बढ़ता जा रहा था। बोल्शेविक है वो ज़्यादा सफल होते जा रहे थे, बोल्शेविक है वो ज़्यादा कामयाब होते जा रहे थे। जो ग्रीन्स और वाइट थे उन्हें फ्रांस का, ब्रिटेन का, अमेरिका का और जापान का इनका समर्थन भी मिल रहा था, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि रूस में साम्यवाद या बोल्शेविक पार्टी है वो सफल रहे। इसलिए ये जो पूंजीवादी देश थे जिसमें जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये नहीं चाहते थे। ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, फ्रांस, ये पूंजीवादी देश थे, ये नहीं चाहते थे कि रूस में बोल्शेविक है वो फले फूले, रूस में बोल्शेविक विचारधारा वो सफल हो। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि रूस में साम्यवाद है वो किसी तरह से कामयाब रहे। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते या साम्यवादी विचारधारा को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच जो गृह युद्ध छिड़ गया था उसमें लूटमार, डकैती, भूखमरी जैसी समस्याएं पैदा हो रही थी। लूटमार, भूखमरी जैसी समस्याएं वो रूस में फैल रही थी। रूस में ये समस्याएं हैं वो आम हो रही थी, जिसके तहत लूटमार, आपस में लड़ाई, दंगे, ये समस्याएं हैं वो फैल रही थी। तो जो पूंजीवादी ताकतें थी जिनमें फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान की टुकड़ियां थी, उनका समर्थन लगातार ग्रीन्स और वाइट्स के साथ था। ग्रीन्स जो समाजवादी थे, वाइट्स जो जार समर्थक थे उनके साथ था। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच जो ये पूंजीवादी टुकड़ियां थी, समाजवादी थे और जो जार समर्थक थे, और दूसरी ओर जो बोल्शेविक थे, इन टुकड़ियों के बीच में जो आपस में लूटमार हुई, गृह युद्ध हुआ, आपस में डकैती हुई, भूखमरी हुई, बड़ी समस्याएं पैदा हुई थी। और पूरा रूसी साम्राज्य, पूरा रूसी समाज है वो इससे बदल गया। वाइट्स जो जार समर्थक थे वो निजी संपत्ति पर जमींदारों, पूंजीपतियों, भूस्वामियों का नियंत्रण चाहते थे। वे निजी संपत्ति को समाप्त नहीं करना चाहते थे, वे निजी संपत्ति को बनाकर रखना चाहती थी। जो वाइट्स थे, जो जार समर्थक थे, वे निजी संपत्ति के हिमायती थे। वे निजी संपत्ति को बनाकर रखना चाहते थे। वो भूस्वामियों, पूंजीपति, जमींदारों, अभिजात वर्ग, धनाढ्य वर्ग के पास जो जमीन है, संपत्ति है, वो उसको बनाकर रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इनसे जमीनों को छीना जाए। इसलिए उन्होंने किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। जिन किसानों ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था, तो इन वाइट्स जो कि भूमि पर पूंजीपतियों का नियंत्रण चाहते थे, उन्होंने किसानों के विरुद्ध काफी सख्त रवैया अपनाया। काफी सख्ती से उन्होंने व्यवहार किया किसानों के साथ। उनकी हरकतों के कारण, किसानों के प्रति उनकी हरकतों के कारण, पूंजीपतियों की हरकतों के कारण, गैर बोल्शेविकों की हरकतों के कारण, समाजवादी ग्रीन्स और वाइट्स की हरकतों के कारण धीरे धीरे रूसी जन सामान्य था वो बोल्शेविकों की ओर आकर्षित होने लगा था। वो गैर बोल्शेविकों के प्रति जो समर्थन था वो तेजी से कम होता जा रहा था। जो गैर बोल्शेविक थे उनके प्रति जो समर्थन था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। और जो बोल्शेविक पार्टी थी, जो लेनिन के नेतृत्व में थी, तो बोल्शेविक पार्टी के प्रति समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा के प्रति समर्थन है वो तेजी से बढ़ रहा था। और गैर बोल्शेविक जिसमें ग्रीन्स, वाइट और जो पूंजीपति, धनाढ्य, सामंत वर्ग, अभिजात वर्ग था, उनके प्रति जो समर्थन था वो तेजी से कम होता जा रहा था। उसके समर्थन में लगातार कमी आ रही थी। जो गैर बोल्शेविक थे उनका समर्थन जाता जा रहा था, उनका समर्थन समाप्त होता जा रहा था, उनके समर्थन में कमी आती जा रही थी। तो 1920 तक, जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर, जनवरी 1920 तक भूतपूर्व जो रूसी साम्राज्य है, पुराना रूसी साम्राज्य है, उसके अधिकतर हिस्सों पर, जो प्राचीन रूसी साम्राज्य है
उसके अधिकतर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। उन्होंने बोल्शेविकों का नियंत्रण है वो 1920 के आते आते जो रूसी साम्राज्य, प्राचीन रूसी साम्राज्य था, प्राचीन रूसी साम्राज्य के अधिकतर हिस्सों पर, प्राचीन रूसी साम्राज्य के अधिकतर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। उन्होंने गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जिद्दियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादी थे और जो मुस्लिम जिद्दी थे वो भी बोल्शेविक के समर्थक थे, उनके सहायता से उन्हें सफलता मिली थी। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, जहां जो रूसी उपनिवेश थे, जहां पर रूस ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, वो भी बोल्शेविक पार्टी, बोल्शेविक विचारधारा, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट विचारधारा, लेनिन के सिद्धांतों में उनका तेजी से विश्वास बढ़ रहा था। बोल्शेविकों के प्रति उनका अनुराग है वो तेजी से बढ़ रहा था। तो बोल्शेविकों के प्रति उनकी जो समर्पण था, उनके प्रति जो समर्थन था वो तेजी से बढ़ रहा था। बोल्शेविक है वो तेजी से प्रभावशाली बन रहे थे। बोल्शेविका का नियंत्रण है वो कायम हो गया था। जहां वहां यह मदद काम नहीं आई थी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर, बोल्शेविकों ने मध्य एशिया में जो खीवा है वहां पर बोल्शेविकों ने समाजवाद के नाम पर जो राष्ट्रवादी थे, स्थानीय राष्ट्रवादी थे, उनका बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर दिया था। उनका बड़े पैमाने पर कत्लेआम हो गया था। ऐसे हालात में जो सामान्य लोग थे उनको यह समझने में देर नहीं लगी थी कि बोल्शेविक क्या चाहती हैं। बोल्शेविक अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांत, अपनी मान्यताओं का प्रचार चाहते थे, अपनी विचारधारा को पूरे रूस में फैलाना चाहते थे। पूरे रूसी साम्राज्य में एक दल, एक सिद्धांत, एक विचारधारा का वो प्रचार प्रसार चाहते थे। आंशिक रूप से इस समस्या को निपटने के लिए ज़्यादातर जो गैर रूसी राष्ट्रीयता थी उनको सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया था। तो दिसंबर 1922 में जो गैर रूसी है राष्ट्रीयता थी, उनको, इन राष्ट्रीयता को मिलाकर सोवियत संघ, दिसंबर 1922 में सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। सोवियत संघ है उसका गठन किया गया था, सोवियत संघ है उसका रचना की गई थी। तो सोवियत संघ का निर्माण है वो 1922 तक हो गया था। राज्य के अंतर्गत राजनीतिक सहायता दी गई थी क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों के कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियों जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिश थोप दी थी। इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास में वो आंशिक रूप से सफल हो गए थे। विभिन्न राष्ट्रीयताओं में वो सोवियत विचारधारा फैलाने में सफल हो गए थे। विभिन्न विचारधाराओं में सोवियत विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा थी, वो तेजी से लोकप्रिय हुई थी। साम्यवाद है वो उसका तेजी से प्रसार हुआ था। साम्यवाद है वो एक उभरती विचारधारा बन गई थी। आज हमारा जो टॉपिक है समाजवादी समाज का निर्माण। जैसा कि बच्चों आपको पता है, बोल्शेविक क्रांति के दौरान, गृह युद्ध के दौरान भी बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उद्योगों और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था उसको बोल्शेविकों ने जारी रखा था। बोल्शेविकों ने आदेश दिया कि किसान उस भूमि पर कब्जा कर लें, उन भूमि पर नियंत्रण कर लें जिसका समाजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती करने की छूट दी थी जिसका समाजीकरण किया गया था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है, सामूहिकता का सिद्धांत क्या है, सामूहिकता है वो किस चीज में निवास करती है। शासन के लिए केंद्रीय नियोजन की व्यवस्था को लागू किया गया। कठोर केंद्रीय नियोजन यानी उद्योगों, इकाइयों, फैक्ट्रियों, इन पर राज्य का नियंत्रण वो स्थापित किया गया था। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम कर सकती थी। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय करते थे और इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना का निर्माण भी किया था। उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाई थी। पंचवर्षीय योजना के आधार पर उन्होंने
निर्माण किया था। पहली दो पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? पहली ये दोनों पंचवर्षीय योजना स्टालिन के शासनकाल में थी। स्टालिन का शासनकाल 1924 से लगभग 1953 तक माना जाता है। तो स्टालिन के शासनकाल में दो पहली पंचवर्षीय योजना 1927 से 1932 और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया था और सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी थी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली थी। औद्योगिक उत्पादन है वो बढ़ने लग गया था। केंद्रीकृत औद्योगिक नीति से, जिसमें उद्योगों, फैक्ट्रियों, कारखानों, कल कारखानों पर सभी पर बोल्शेविकों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इन्हें राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया था। बैंक हो चाहे उद्योग हो, ये इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इनको राष्ट्रीय संपत्ति मान लिया गया था। तो जो दो पंचवर्षीय योजनाएं थी 1927 से 1932, 1933 से 1938 के दौरान रूस में तीव्र गति से या सोवियत संघ में तीव्र गति से औद्योगिक विकास हुआ। रूस है वो तेजी से औद्योगिक विकास की ओर कदम बढ़ाने लग गया था। सरकार ने सभी तरह की कीमतें वो स्थिर कर दी थी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास बढ़ गया था। सरकार ने सभी कीमतों को निर्धारित कर दिया था। सरकार ने सभी कीमतों को, सभी वस्तुओं की कीमतें है वो पहले से तय कर दी थी। निर्धारित कीमत से ज़्यादा वसूलने पर दंड दिया जाता था। इसके अतिरिक्त केंद्रीय नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली थी। केंद्रीय नियोजन हो गया था, जिसमें उद्योगों, फैक्ट्रियों, कारखानों पर सरकार का नियंत्रण हो गया था। सीधा केंद्र सरकार है उनके अधीन उद्योग, फैक्ट्रियाँ, कारखाने आ गए थे। उद्योगों पर, फैक्ट्रियों पर, कारखानों पर सीधा सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया था। सरकार के नियंत्रण में आ गए थे। तो इससे औद्योगिक विकास वो तेजी से बढ़ने लगा था। 1929 से लेकर 1933 के बीच 1929 से लेकर 1933 के बीच जो प्रमुख रूप से चाहे तेल हो, चाहे कोयला हो, चाहे स्टील हो, उसके उत्पादन में अभूतपूर्व 100% तक की वृद्धि हुई। तेल हो, कोयला हो, स्टील हो, चाहे रूसी साम्राज्य यूएसएसआर, सोवियत संघ, तेल, खनिज, स्टील, लोहे आदि के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया था। तेल, कोयला और स्टील के उत्पादन में 100% तक की वृद्धि हुई थी। नए नए औद्योगिक शहर है वो अस्तित्व में आए थे। तो आज हमारा बिंदु है वो गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रकार जारी रखा, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगी थी। इसके कारण इस दौरान मजदूरों ने बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रोका गया था। रिहायशी क्वार्टरों में जब जाड़ा पड़ता है, सर्दी पड़ती है, और आपको पता है रूस की सर्दी तो वैसे ही दुनिया में सबसे तेज पड़ती है। जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर शहर को पार करके जाते थे। चौथी मंजिल से उतरकर लोग हैं वो शौचालय के लिए जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हुआ था। तो गृह युद्ध के दौरान उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। किसानों ने जमीन की खेती करनी शुरू कर दी, जिसका समाजीकरण किया गया था। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को लागू किया गया था। केंद्रीकृत नियोजन से लोगों को लाभ मिला था, लोगों को लाभ हुआ था। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा था। नए नए औद्योगिक शहर है वो अस्तित्व में आ गए थे। नए नए उद्योगों का विकास हुआ था। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे हम स्टालिनग्राड भी कहते हैं या पेट्रोग्राद भी कहते हैं, उसका विकास हुआ था। ये औद्योगिक शहर है, उनमें उद्योगों, फैक्ट्रियों, कारखानों का स्थापना हो चुकी थी। समाजीकरण की नीति के तहत किसानों को ज़मीनों का बंटवारा कर दिया गया था। समाजीकरण की नीति के तहत किसानों में ज़मीन को बांट दिया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार रूस में चाहे तेल हो, चाहे कोयला हो, चाहे स्टील के उत्पादन में रूस है वो आत्मनिर्भर बन गया था। नए नए उद्योग है वो सामने आए थे। तो बच्चों, आज का जो हमारा बिंदु है इसको लिखना है, इसको तैयार करना है। इस अंडरलाइन को आपको जो किताब में जो लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करना है, इसको फिर कॉपी में उतारना है, और इसको जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको आपको जूम करना है, लिखना है, याद करना है। आपका होमवर्क है। धन्यवाद।